स्वागत है सभी का। जियोपोल आईएएस में हम लोगों ने अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज शुरू की है, इसमें आज तीसरा चैप्टर हम लोग देखेंगे और तीसरे चैप्टर का नाम है द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान का निर्माण। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि हमारे देश का संविधान कैसे बनाया गया, किन लोगों ने इसको बनाया और बनाने का जो प्रोसेस था वो क्या था। लेकिन इस चैप्टर की सबसे खास बात यह है कि इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स मिलेंगे, आपको ऐसे तथ्य मिलेंगे जो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनाए जाते हैं। तो आज का चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए और आप सभी लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा और अपने नोट्स प्रॉपर वे में लिख के तैयार करिएगा। ठीक है। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए सबसे पहले हमको उस प्रोसेस को समझना पड़ेगा, ब्रिटिशर्स की मंशा को समझना पड़ेगा कि वो क्या चाहते थे। और इसी चैप्टर में हमको इस बात का जवाब मिलेगा कि कांग्रेस जो भारत के ज्यादातर बहुमत का प्रतिनिधित्व करती थी, पाकिस्तान बनने के खिलाफ थी। हमेशा उसने इस बात का विरोध किया कि पाकिस्तान बनेगा या भारत का विभाजन होगा। लेकिन अल्टीमेटली क्यों कांग्रेस को इस समझौते पर राजी होना पड़ा, इसका आंसर भी आपको मिलेगा। और ब्रिटिश सरकार किस तरह का खेल हमारे लोग देश के साथ खेल रही थी, ये भी इसी चैप्टर में क्लियर होगा। अब जो संविधान का निर्माण है, इससे सबसे पहले हम लोग जिस प्रश्न का उत्तर देखेंगे वो देखेंगे कि संविधान की आवश्यकता क्या है, क्यों इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है किसी भी देश के संविधान को। तो इससे रिलेटेड जो पहली चीज है, फर्स्ट थिंग आप लोग याद करिए और देखिए। पहली चीज क्या होती है कि संविधान किसी भी देश का उच्चतम कानून होता है। मतलब कि सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड कहते हैं इसको, यानी सबसे ऊपरी कानून। यानी बाकी जितने भी नियम कानून जो भी लागू होंगे देश में, वो सब के सब इस संविधान के तहत ही लागू होंगे। संविधान ही ये फैसला करता है, संविधान ही यह फैसला करता है कि हम पर कौन शासन करेगा, कैसे शासन करेगा और कितना शासन करेगा। यानी किसी भी देश का जो संविधान होगा वही ये फैसला करता है कि हमारे ऊपर कौन शासन करेगा, कैसे शासन करेगा और कितना शासन करेगा। इसका सीधा मतलब क्या निकला? इसका सीधा मतलब ये निकला कि संविधान ही ये डिसाइड करेगा, संविधान फैसला करेगा कि सरकार के अधिकार क्या होंगे। क्या होंगे, ठीक है। और इन अधिकारों पर सीमाएं क्या होंगी। यानी कि हमारा संविधान ही हमको ये बताएगा कि कौन कौन से अधिकार सरकार को मिलेंगे और इन अधिकारों की सीमाएं क्या होंगी। यानी कि संवैधानिक शासन का मतलब ही है कि लिमिटेड शासन, सीमित शासन। जो भी सरकार में होगा उसको ये पता होगा कि उसके अधिकार क्या हैं और साथ ही साथ ये भी पता होगा कि उसके अधिकारों के ऊपर सीमाएं क्या है, लिमिटेशंस कितनी है। यानी कौन सत्ता में आएगा, कौन सबसे मजबूत होगा, किसके पास सबसे ज्यादा पावर होगी। लेकिन सबसे ज्यादा पावर होने के साथ ही साथ ये भी पता होगा कि कौन कौन से काम वो नहीं कर सकता है। जैसे आज के समय में हम देखें तो हमारे यहाँ सबसे प्रभावशाली पोस्ट होती है प्रधानमंत्री की। हमारा संविधान ही ये फिक्स करता है कि कौन हमारा प्रधानमंत्री बनेगा।
कौन बनेगा? जिसको लोकसभा में सबसे ज्यादा सांसदों का बहुमत प्राप्त होगा। यानी कि सारे अधिकार हमारे प्रधानमंत्री को हमारे संविधान से मिल रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही दूसरी बात भी सच है कि यही संविधान ये भी बता देगा कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। सबसे प्रभावशाली होने के बाद भी हमारे प्रधानमंत्री राजा महाराजाओं की तरह किसी को फांसी की सजा नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि न्याय प्रदान करना, जस्टिस करना, ये न्यायपालिका का काम है, जो हमारे कोर्ट्स करेंगी। यानी कि किसको कितने अधिकार मिलेंगे, किसका कितना काम होगा, ये सब कुछ डिसाइड होगा हमारे संविधान से। और हमारा संविधान ही ये फिक्स करेगा कि हर एक व्यक्ति जिसके अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं उसके ऊपर लिमिटेशंस क्या क्या होंगी। तो यही है संविधान का महत्व। क्योंकि किसी भी देश के लिए उसका संविधान सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। इसीलिए इस संविधान का जो हमारे ऊपर लागू है, मेकिंग का प्रोसेस समझना बहुत जरूरी है कि आखिर किन आदर्शों और किन संघर्षों के बाद हमने इस संविधान को बनाने की क्षमता प्राप्त की थी, हमने अधिकारिता प्राप्त की थी, हम स्वतंत्र हुए तो हमने यह संविधान जो अपनाया वो किन परिस्थितियों में अपनाया और उसका हमारे आने वाले समय पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये सब कुछ हम लोग आज की क्लास में देखें। तो संविधान का हमने समझा कि इंपॉर्टेंस क्या होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि भारत का संविधान कैसे बना। सबसे पहली घटना जो संविधान के बारे में है वो याद करके रखने की बात है। 1934 में भारत के कम्युनिस्ट आंदोलन के अग्रणी एम.एन. राय ने भारत में संविधान सभा के गठन का विचार रखा। यानी कि एम.एन. राय वो पहले शख्स थे जिन्होंने भारत के लिए एक संविधान सभा की मांग की। कब की? 1934 में। इसको आप याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, हर एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो पहली बार मांग किसने की? एम.एन. राय ने 1934 में। यह 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आधिकारिक मांग बन गई। यानी राष्ट्रीय कांग्रेस जो आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में, उसने अपनी आधिकारिक मांग में शामिल कर लिया कि भारत की संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। सी राजगोपालाचारी ने 1939 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग उठाई। अब सी राजगोपालाचारी ने कुछ चीजें इसमें प्लस की। एम.एन. राय ने संविधान सभा की मांग की थी पहली बार, कांग्रेस ने इसको स्वीकार किया और अपनी आधिकारिक मांग बनाया 1935 में। लेकिन 1939 में पहली बार सी राजगोपालाचारी ने यह कहा कि जो संविधान सभा बने उसका चुनाव होना चाहिए और एडल्ट सफरेज यानी वयस्क मताधिकार के आधार पर उसका चुनाव होना चाहिए, जिसे अगस्त 1940 में अंग्रेजों द्वारा स्वीकार कर लिया गया। अगस्त 1940 में अंग्रेज सरकार ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि भारत के लोगों को अपना संविधान बनाने का जायज हक मिलना चाहिए और संविधान सभा का गठन होना चाहिए। इसी घटनाक्रम में आगे बढ़ते हुए आप लोगों को पता है कि जो है विश्व युद्ध छिड़ चुका था। 1940 के दशक आते आते जो है बहुत तेजी से जो विश्व युद्ध का फैलाव हो रहा था और अंग्रेजों की स्थिति लगातार खराब हो रही थी। इसी क्रम में क्रिप्स मिशन भारत में भेजा गया। क्रिप्स जो है सर स्टेफर्ड क्रिप्स, इनका नाम क्या है? सर स्टेफर्ड क्रिप्स। सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो है ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य थे और ये भारत आए 1942 में। 1942 में भारत आए, ये अपने साथ एक अंग्रेज सरकार का प्रस्ताव लेकर आए थे। इस पे जो है ये सहमति प्राप्त करेंगे सारे प्रमुख दलों का भारत में। इस प्रस्ताव में क्या था? प्रस्ताव की पहली चीज ये थी, इन्होंने ये कहा कि भारत का एक संघ बनेगा। यानी भारत जो है यूनिटरी स्टेट नहीं रहेगा, एक संघात्मक स्टेट बनेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, इस संघ में शामिल कौन कौन होंगे? ब्रिटिश भारतीय प्रांत, ब्रिटिश प्रांत शामिल होंगे और दूसरे होंगे देशी रियासतें। दोनों मिलकर, यानी ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर क्या बनेगा? भारत का एक संघ बनेगा। इस संघ का गठन कैसा होगा? इसकी एक केंद्र सरकार होगी। केंद्र सरकार के पास जो है संचार जैसे महत्वपूर्ण मामले, संचार, रक्षा, विदेश मामले,
इस तरह के सारे चीजें जो है रहेंगी केंद्र सरकार के पास। बाकी सारे अधिकार प्रांतों के पास होंगे। और इस संविधान को भारत के लोगों द्वारा चुनी गई संविधान सभा संविधान बनाएगी। यानी कि संविधान सभा का निर्वाचन होगा, उस संविधान सभा में भारत के लोग वोट देंगे, उनके द्वारा चुनी हुई संविधान सभा भारत का संविधान बनाएगी। अगली चीज कही, भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। स्टेटस दिया जाएगा। भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा पहली बात, और ब्रिटिश राजकुल में बराबर की भागीदारी दी जाएगी। यानी कि भारत को डोमिनियन स्टेटस दे देंगे और ब्रिटिश राजकुल में बराबर की भागीदारी देंगे। डोमिनियन स्टेटस एक नया शब्द आप लोगों के लिए होगा, इसको समझ लीजिए। डोमिनियन स्टेटस वाला जो देश होता है ये होता है स्वतंत्र देश होता है, परंतु नाम मात्र की ब्रिटिश क्राउन की ब्रिटिश क्राउन का सम्मान देना होता है। ठीक है, ये क्या है? ठीक है, तो नाम मात्र का ब्रिटिश क्राउन की इंपॉर्टेंस देनी होती है। अब इन दोनों चीजों को समझने की कोशिश करिए कि कैसे हो रहा है। अभी तक जो क्रिप्स प्रस्ताव हम लोगों ने देखे, भारत को एक संघ बनाया जाएगा, भारत के संविधान का निर्माण भारत के लोगों द्वारा बनाई गई संविधान सभा करेगी, वो ही डिसाइड करेगी कि कैसे काम होना है। जो संघ बनेगा उसमें देशी रियासतें और ब्रिटिश प्रांत सारे शामिल होंगे। केंद्र सरकार को शक्तियां दी जाएंगी, संचार, विदेश संबंध, रक्षा, इन सब मामलों की। बाकी सारे अधिकार प्रांतों के पास होंगे। डोमिनियन स्टेटस होगा, ब्रिटिश राजकुल में बराबर की भागीदारी दी जाएगी। इन सब चीजों से किसी को दिक्कत हो नहीं सकती थी। आपत्ति का कारण जो था ब्रिटिश क्रिप्स मिशन का, वो ये था, पहला कारण आपत्ति, ये सारे प्रस्ताव द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लागू होंगे, पहला। ठीक, दूसरी जो आपत्तिजनक चीज थी वो थी कि जो प्रांत या रियासतें संविधान को स्वीकार नहीं करेंगी, उनके लिए अलग से बंदोबस्त
किया जाएगा। यानी कि सेम वही बात जो 1935 के एक्ट में की गई थी। 1935 के एक्ट में भी आप लोग याद करिए, संघ बनाने की बात है कि भारत का एक संघ बनेगा, देसी रियासतें उसमें शामिल होंगी कि नहीं, ये उनकी इच्छा पे छोड़ दिया गया था कि जो देसी रियासत चाहे वो शामिल हो सकती है, जो नहीं शामिल होना चाहे वो नहीं शामिल होगी। अल्टीमेटली क्या हुआ, किसी देसी रियासत ने संघ में शामिल होने को स्वीकार किया नहीं, इसीलिए 1935 का संघ कभी बना ही नहीं। वही सेम चीज, सारी चीजें होने के बाद पहली चीज ये थी कि सारे प्रस्ताव जो है पोस्ट डेटेड चेक की तरह है, यानी कि अभी उसका कोई महत्व नहीं, जब विश्व युद्ध समाप्त होगा तब ये लागू किए जाएंगे, पहला प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि प्रांत या रियासतें संविधान को स्वीकार नहीं करेंगी अगर, तो उनके लिए अलग से बंदोबस्त किया जाएगा, यानी कि एक भारत में 50 भारत बनाने की सारी व्यवस्था क्रिस मिशन में। कांग्रेस ने तो इसको रिजेक्ट किया है, मुस्लिम लीग ने भी रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग भी अपने लिए पाकिस्तान चाहती थी। वो चाहती थी कि भारत का बंटवारा 2 भागों में हो और हमको एक मजबूत पाकिस्तान मिले। मुस्लिम लीग भी ये नहीं चाहती थी कि भारत में 50 भारत बन जाए। 500 से ऊपर रियासतें थी, अगर सारी रियासतें अलग अलग देश बना लेंगी, अपने लिए अलग अलग बंदोबस्त करवा लेती, तो भारत का क्या हाल होता आज। तो क्रिप्स मिशन को इसीलिए रिजेक्ट कर दिया गया। मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने ही इसको रिजेक्ट कर दिया, इसका कोई मतलब नहीं रहा। अब 2 साल बीतने के बाद जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तो अगला स्टेप जो है उठाया गया वो था कैबिनेट मिशन। अब कैबिनेट मिशन जो है भारत आएगा और कैबिनेट मिशन अपने साथ प्रस्ताव लेकर आएगा। कैबिनेट मिशन भारत में आया मार्च 1946 में ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ। इसके 3 सदस्य थे, सब के सब जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य थे। पहले थे पैथिक लॉरेंस, दूसरे एवी अलेक्जेंडर और तीसरे क्रिप्स, वही क्रिप्स, सर स्टेफर्ड क्रिप्स। ये तीनों लोग भारत में आए। ये लोग आए किस लिए थे, इनका उद्देश्य क्या था, लिखिए। इनका उद्देश्य था भारत के सभी राजनीतिक दल, भारत के सभी राजनीतिक दलों में समझौता करवाना। यानी कि अगर सत्ता का हस्तांतरण होना है, भारत को आजादी मिलनी है, तो जितने भी राजनीतिक दल हैं उनसे आपस में बातचीत करके एक एक करके सबसे बात करना और किसी न किसी सहमति तक पहुंचने के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया था। कैबिनेट मिशन ने कई समय तक, लंबे समय तक भारत में काम किया और कुल ले दे के 16 मई तक जो है इसने अपना काम किया, लेकिन ये न किसी भी राजनीतिक दल में कोई आम सहमति नहीं बना सकी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो विरोध संबंध था उसको ये सफलतापूर्वक खत्म नहीं कर पाई। अल्टीमेटली 16 मई 1946 को इसने अपना ही प्रस्ताव सामने रखा। यानी कि ये जो कैबिनेट मिशन आया था 3 मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ, ये भी भारत के राजनीतिक दलों में आपसी समझौता नहीं करवा पाया, किसी एक आम सहमति तक ये लोग नहीं पहुंच पाए। तो कैबिनेट मिशन ने अपना ही प्रस्ताव सामने रखा और वो प्रस्ताव क्या क्या था इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए और आप समझ जाएंगे इसको पढ़ने के बाद कि कैसे पाकिस्तान का बनना अपरिहार्य हो गया कैबिनेट मिशन के प्लान के बाद। सबसे पहली चीज, दिखावे में और मंशा में क्या अंतर होता है इसको भी आप समझिएगा। सबसे पहली चीज जो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव में थी वो थी पाकिस्तान की मांग पूरी तरह से खारिज कर दी गई। यानी कि कैबिनेट मिशन ने कहा कि पाकिस्तान तो नहीं मिलेगा, भारत के 2 टुकड़े नहीं किए जाएंगे, लेकिन मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग के पीछे
जो सिद्धांत था या विचारधारा थी, उसको स्वीकार कर लिया। मतलब क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करिए, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। कैबिनेट मिशन ने कहा कि पाकिस्तान तो नहीं दिया जाएगा, भारत का विभाजन नहीं होगा। इसको कहने के साथ ही साथ आइडियोलॉजी जो थी मुस्लिम लीग की, उस आइडियोलॉजी को स्वीकार भी कर लिया। मुस्लिम लीग की आइडियोलॉजी क्या थी? पाकिस्तान की मांग क्यों कर रही थी? पाकिस्तान उसको इसलिए चाहिए था, पाकिस्तान की मांग के पीछे विचारधारा क्या थी? हिंदू मुस्लिम अलग अलग धर्मों को मानते हैं, इसीलिए उनके दुनियावी हित भी अलग अलग है। यानी मुस्लिम लीग का यह मानना था कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं। चूंकि ये लोग अलग अलग भगवान की पूजा करते हैं, इसीलिए इन लोगों के जो दुनियादारी के हित हैं वो भी अलग अलग, यानी इंटरेस्ट दोनों के अलग अलग हैं। अगला इससे क्या है, अलग अलग होने के साथ ही ये हित एक दूसरे के विरोधी भी हैं। यानी कि अलग अलग धर्म को मानने मात्र के कारण दुनियावी हित अलग अलग है, इंटरेस्ट अलग अलग है, और अलग अलग ही नहीं है बल्कि एक दूसरे के विरोधी हैं। इसीलिए अलग देश मुस्लिमों को चाहिए। ये थी आइडियोलॉजी, मतलब ये मुस्लिम लीग की आइडियोलॉजी है, मुस्लिम लीग की जो विचारधारा थी पाकिस्तान की मांग के पीछे, वो यही थी कि हिंदू और मुस्लिम दोनों अलग अलग धर्मों को मानते हैं। अलग अलग धर्मों को मानने के कारण इनके दुनियावी हित अलग अलग हैं, और अभी कंडीशन ऐसी हो गई है कि वो हित एक दूसरे के विरोधी हैं। यानी कि किसी चीज से अगर हिंदू का फायदा होगा तो मुसलमानों का अवश्य नुकसान होगा। इसी कारण से दोनों को अलग अलग स्टेट, अलग अलग राज्य जो है देना चाहिए। अब कैबिनेट मिशन ने एक तरफ कहा कि पाकिस्तान नहीं बनेगा, भारत का विभाजन नहीं होगा, लेकिन सैद्धांतिक रूप से कैसे उसने इस विचारधारा को मान लिया, ये हम लोग देखते हैं। जो कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव था, पहली चीज आपने लिख ली कि पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया गया, लेकिन दूसरी चीज पर ध्यान दीजिए। दूसरा उसने क्या कहा? दूसरा उसने ये कहा कि भारत का एक संघ बनेगा, ये दो तरह की सरकारें होंगी, एक होगी केंद्र सरकार और एक होगी प्रांतीय सरकार। और ये जो संघ बनेगा, दोनों ब्रिटिश प्रांतों और देसी रियासतों को मिलाकर बनेगा।
भारत का एक संघ बनेगा ब्रिटिश प्रांतों और देसी रियासतों को मिलाकर। यहाँ पे दो तरह की सरकारें होंगी, केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकार। केंद्र सरकार को महत्वपूर्ण मामले जैसे विदेश, रक्षा, संचार, इस तरह के मामलों का अधिकार किसको होगा? केंद्र सरकार के पास होगा। प्रांतीय सरकारों को बाकी सारे अधिकार मिलेंगे। यानी कि जो भारतीय संघ बनेगा उसमें जो केंद्र होगा, केंद्र सरकार कैसी होगी? कमजोर होगी। यानी अमेरिका जैसा संघ बनने वाला है। जो कैबिनेट मिशन का प्लान था वो यही था कि केंद्र सरकार के पास विषय कम होंगे, ये एक मोटा मोटा जो है भारत के हिसाब से काम करेगी और एक कमजोर केंद्र सरकार होगी और प्रांतीय सरकारों को ज्यादातर अधिकार दिए जाएंगे। क्लियर है इतनी बात? आगे देखिए क्या होता है। इसके बाद इसने कहा संघ की अपनी कार्यपालिका और विधायिका होगी। जो प्रांतों से आने वाले सदस्यों से बनेगी। ठीक है, यानी प्रांतों से मेंबर चुने जाएंगे, वो मिलकर जो है वहां की विधायिका बनाएंगे और विधायिका ही कार्यपालिका का चयन करेगी। अब हम लोग आते हैं कि कैसे आइडियोलॉजी को स्वीकार किया। जब विधायिका में कोई सांप्रदायिक प्रश्न उठेगा तब उसका फैसला दोनों प्रमुख समुदायों के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से होगा। परंतु, इसी पे ध्यान दीजिएगा, परंतु ये वोटिंग दोनों संप्रदायों के सदस्य अलग अलग तथा मिलकर दोनों तरीके से करेंगे। दोनों तरीके से करेंगे, ठीक है। यदि दोनों में बहुमत सिद्ध होगा तभी कानून बनेगा। अब इस बात को देखिए, हमने आपसे बताया कि कैबिनेट मिशन ने कहा कि पाकिस्तान नहीं दिया जाएगा
पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया, लेकिन मुस्लिम लीग की पाकिस्तान को लेकर जो आइडियोलॉजी थी उसको स्वीकार कर लिया। यानी अब ये नींव पड़ रही है कि पाकिस्तान कैसे सच्चाई में बदलेगा। जब किसी विशेष विचारधारा को आप स्वीकार कर लेते हैं तो उस विचारधारा के मानने वाले लोग और मजबूती से काम करने लगते हैं। संघ की अपनी कार्यपालिका और विधायिका होगी जो प्रांत से आने वाले सदस्यों से बनेगी, लेकिन जब विधायिका में कोई सांप्रदायिक प्रश्न उठेगा तब उसका फैसला दोनों प्रमुख समुदाय के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से होगा। दोनों ही अलग अलग वोटिंग करेंगे। मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कि विधायिका में 350 सदस्य हिंदू हैं, 150 सदस्य जो है मुस्लिम हैं, ये कैबिनेट मिशन के प्लान के तहत। अब मान लीजिए कि उस समय आता है मुद्दा 3 तलाक का। अब 3 तलाक पे अगर कोई कानून बनाना है तो अगर 350 सदस्य उपस्थित हैं तो इसमें से 176 वोट हिंदुओं के मिलने चाहिए इसके पक्ष में और 76 वोट मिलने चाहिए मुस्लिमों के। ये पहली शर्त है। अलग अलग बहुमत होना चाहिए। फिर उसके बाद सारे लोग मिलकर यानी 500 लोग मिलकर वोटिंग करेंगे। इसमें 251 वोट इसके पक्ष में मिलना चाहिए। अगर ये दोहरी वोटिंग से वो चीजें क्लियर हो जाएंगी तभी सांप्रदायिक प्रश्न होगा। क्लियर हो रही है इतनी बात? आखिर यही तो मुस्लिम लीग की आइडियोलॉजी थी कि हिंदू और मुस्लिम अलग अलग धर्मों को मानते हैं, इस कारण से उनके दुनियावी हित भी अलग अलग है, इंटरेस्ट अलग अलग है और एक दूसरे के विरोधी हैं, इसीलिए उनको अपना अलग राष्ट्र चाहिए था। उसी चीज पे मोहर लगाने का काम कैबिनेट मिशन प्लान ने कर दिया। अगली चेंज क्या किया? चौथी चीज जो बताई कैबिनेट मिशन प्लान ने वो थी प्रांतों का समूहन। अभी ये भारत की कंडीशन को देखिए। मान लीजिए कि अगर ये भारत है उस समय का जो भी जैसा भी बनाइए, इस तरह से भारत का नक्शा बना लीजिए। इसमें पाकिस्तान भी जुड़ा हुआ है, यहाँ पे बांग्लादेश भी जुड़ा हुआ है। कैबिनेट मिशन का कहना था कि यहां पर बनेगी एक केंद्र सरकार और बनेंगे अलग अलग राज्य अलग अलग एरिया में। ठीक है, संघ ऐसे ही बनता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसी तरह से बनना चाहिए। अलग अलग प्रांत बन जाएंगे और ये ऐसे काम करेंगे अपने हिसाब से। कैबिनेट मिशन प्लान की जो अगली विनाशकारी चीज थी वो ये क्या थी जिसका सबने विरोध किया? वो क्या थी? कैबिनेट मिशन प्लान ने कहा कि अब प्रांतों को मान लीजिए कि अगर 150 विषय दे दिए गए हैं जिसपे प्रांतों को अधिकारिता दे दी गई है, अब अगर आसपास के प्रांत चाहें तो वो प्रांतों का अपना समूह भी बना सकते हैं और ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो प्रांतीय सब्जेक्ट है इसमें से कितने सब्जेक्ट उस समूह के विधायिका और कार्यपालिका को दिया जाएगा। अभी ये समझिए कि मान लीजिए कि यहां पर X, Y, Z, M, ये 5 राज्य हैं जिनके पास 150 विषय हैं, इनकी अलग अलग विधायिका हैं। यहाँ पर है भारत के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार चल रही है। हर राज्य में सीएम की सरकार चल रही है, यहाँ पे सीएम की सरकार चल रही है। सब जगह चीफ मिनिस्टर हैं, इनकी विधायिका है, उसके हिसाब से अपना काम चल रहा है। कैबिनेट मिशन प्लान का कहना था कि अगर ये सारे राज्य चाहें तो आपस में एक समूह बना सकते हैं और ये डिसाइड कर सकते हैं कि इन 150 में से 50 सब्जेक्ट जो है इस पूरे समूह, इसको ध्यान से देखिए, इस पूरे समूह का एक अलग से मंत्रिमंडल बनेगा। यहाँ पर समझिए, मान लीजिए कि सुपर सीएम की अपनी कैबिनेट बनेगी, वो इन 50 चीजों पर बात करेगी। कुल ले दे के ये था कि अलग अलग जगह पे अलग अलग सुपर सीएम बन जाएंगे और भारत के जो कंडीशन होगी भारतीय संघ की वो ये होगी कि एक देश है, एक प्रधानमंत्री है, उसके बाद बहुत सारे सुपर सीएम है और अलग अलग प्रांतों के अलग अलग सीएम है। कैसा भारत बनाना चाहते? अल्टीमेटली कुल ले दे के ये था कि कैबिनेट मिशन ने अपने इस प्लानिंग के द्वारा ये चीज सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ा दिया था कि मुस्लिम लीग जो है सही ट्रैक पे चल रही है, उसको पाकिस्तान नहीं दिया जाएगा लेकिन पाकिस्तान जैसा बहुत कुछ दे दिया जाएगा। क्लियर हो रहा है ना? इसीलिए मुस्लिम लीग की स्थिति और मजबूत होती चली गई कैबिनेट मिशन प्लान के बाद। इसके बाद क्या हुआ? दोनों ही राज्यों ने, दोनों ही पार्टियों ने इसको रिजेक्ट किया, पूरी तरह से इस पे सहमत नहीं हुए। लेकिन संविधान सभा बनाना जो है जरूरी हो गया था, स्वतंत्रता आने वाली थी।
तो संविधान सभा के लिए चुनाव इसी कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हुए। देखिए क्या लिखा है, 1946 के चुनाव कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हुए, परंतु संविधान सभा के लिए निर्वाचन होने के पश्चात एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई। मुस्लिम लीग निर्वाचन में भाग लिया, उसके प्रत्याशी चुने गए, परंतु इसी बीच कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मतभेद हो गया। जो समझौता कैबिनेट मिशन ने कराया था प्रांतों के समूहन को लेकर, विषयों को बंटवारों को लेकर, उसकी अलग अलग व्याख्या कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने की। चुनाव में प्रत्याशी दोनों के लड़े, उसमें से मुस्लिम लीग के बहुत से सदस्य चुने गए, कांग्रेस के बहुत से सदस्य चुने गए, लेकिन आपसी मतभेद हो गया। डेट पे ध्यान दीजिएगा, 9 दिसंबर 1946 ये डेट है जब पहली बैठक होने वाली है। किसकी? भारत की संविधान सभा की, जो संयुक्त भारत था जिसका चुनाव हुआ था, उस संयुक्त बैठक होने वाली थी भारत की संविधान सभा की पहली बैठक। आपस में मतभेद हुआ और इसी मतभेद का फायदा उठा के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिर एक स्टेटमेंट दिया, और ये स्टेटमेंट देखिए पाकिस्तान बनने की तरफ बिल्कुल कन्फर्मेशन हो गई। कैसे हुआ देखिए, ब्रिटिश सरकार ने इसमें मुस्लिम लीग का पक्ष लिया। जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच विवाद हुआ था उसमें मुस्लिम लीग का पक्ष लिया, को सही ठहराया तथा 6 दिसंबर 1946 को वक्तव्य दिया। वक्तव्य कब आ रहा है? 9 दिसंबर को मीटिंग होनी है, 6 दिसंबर को वक्तव्य आया। यानी चुनाव में जीतने वाले सदस्य सारे के सारे अपने अपने जगहों से, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से, अपने अपने प्रदेश से दिल्ली के लिए, कोई ट्रेन में बैठ गया, कोई कैसे भी है, अपना यात्रा शुरू कर चुका है। अब 6 दिसंबर को क्या स्टेटमेंट आता है सरकार का देखिए, यदि संविधान सभा द्वारा ऐसा संविधान बनाया जाता है जिसमें भारत की जनसंख्या के किसी बहुत बड़े भाग का प्रतिनिधित्व नहीं है, तो हिज मैजेस्टी की सरकार ऐसे संविधान को देश के उस न मानने वाले भाग पर बलपूर्वक लागू नहीं करेगी। क्या मतलब हुआ इसका? 9 दिसंबर को संविधान सभा पहली मीटिंग करने जा रही है। इसका आपने चुनाव कराया कैबिनेट मिशन के तहत कि भारत का एक संविधान बनेगा, और उस मीटिंग से 3 दिन पहले आप कह रहे हैं कि ये संविधान सभा जो 9 दिसंबर को बैठक करने जा रही है, वो जो संविधान बनाएगी, अगर जनसंख्या का एक बड़ा भाग जो है उसको स्वीकार नहीं करेगा तो बलपूर्वक उसको लागू नहीं किया जाएगा। क्या परिणाम होगा इसका? इसका परिणाम वही हुआ जो अंग्रेज चाहते थे। अब मुस्लिम लीग को ये कन्फर्म हो गया कि अगर इस संविधान सभा में हम नहीं बैठक करेंगे तो हमको दूसरा संविधान बनाने का मौका मिलेगा, दूसरी संविधान सभा बनाने का मौका मिलेगा। और ये दूसरा संविधान और दूसरी संविधान सभा क्या होती है? वो एक नया देश होता है, अलग देश होता है। यानी भारत का बंटवारा 6 दिसंबर 1946 को ही सुनिश्चित हो गया था, और इसका परिणाम वही हुआ जो होना चाहिए था। ब्रिटिश जो सरकार थी वो चाहती ही नहीं थी कि भारत के सभी लोग मिलकर एक साथ बैठें और अपना संविधान बनाने के लिए प्रयास करें। ब्रिटिश सरकार बिल्कुल इसमें खुश हो गई अच्छी तरह से। पहली बार ब्रिटिश सरकार ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि 2 संविधान सभा और 2 सरकार, 2 देश भी हो सकते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान के बाद 6 दिसंबर 1946 के पहले कभी भी ब्रिटिश सरकार ने इस बात को कंफर्म नहीं किया था कि 2 संविधान सभा और 2 देश भी बन सकते हैं। तो इस डेट को बिल्कुल याद रखिएगा। इस प्रकार पहले पहल ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार किया कि 2 राज्य और 2 संविधान सभाएं बन सकती, और इसका परिणाम वही हुआ। मुस्लिम लीग के सदस्यों ने बैठक में भाग नहीं लिया, और बिना मुस्लिम लीग के सदस्यों के ही 9 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा ने अपना काम करना शुरू किया। उधर संविधान सभा काम कर रही थी। इसी बीच में 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि जून 1948 की समाप्ति पर भारत पर ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। हिज मैजेस्टी की सरकार इस पर विचार करेगी। फिर से देखिएगा, हिज मैजेस्टी की सरकार इस पर विचार करेगी कि किसे ब्रिटिश भारत की सत्ता सौंपी जाए, पूरी केंद्र सरकार को दे दी जाए या कुछ क्षेत्रों में राज्य सरकारों को। 6 दिसंबर से जो यात्रा शुरू हुई थी वो अपनी परिणति तक पहुंच गई। कब? 20 फरवरी 1947 को, जब ब्रिटिश सरकार ने क्लियरली ये कह दिया कि हम चले जाएंगे जून 1948 से पहले भारत को छोड़कर, लेकिन सत्ता किसको सौंप के जाएंगे ये फैसला किया जाएगा। ये पूरी केंद्र सरकार यानी एक देश की सरकार को दी जा सकती है, या अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राज्य सरकारों को भी सत्ता हस्तांतरण हो सकता है।
यानी कि ये क्लियर हो गया था कि मुस्लिम लीग को उसका पाकिस्तान अब मिल जाएगा, इसका पूरा रास्ता खुल गया। आप लोगों ने देखा, जो क्लास से पहले मैंने आपको बताया था शुरू में ही, कि किस तरह से कांग्रेस के प्रचंड विरोध के बाद भी अल्टीमेटली न चाहते हुए भी भारत का विभाजन हुआ। उसके बीज ब्रिटिश सरकार ने पहले से ही बो रखे थे। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों के दिमाग में कि पाकिस्तान का बनना फिक्स कब हो गया था? 6 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर को भारत की संविधान सभा अपनी पहली बैठक करने जा रही थी। उसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग, सारे चुने हुए सदस्य बैठक करना शुरू करने वाले थे। उसके पहले ही ब्रिटिश सरकार ने ये क्लियर कर दिया कि अगर ये संविधान सभा कोई ऐसा संविधान बनाती है जिसको एक जनसंख्या का बड़ा वर्ग स्वीकार नहीं करेगा, तो उसके ऊपर जबरदस्ती या फोर्सफुली लागू नहीं किया जाएगा। मुस्लिम लीग को लग गया कि अब हमारा काम हो गया है। उसने वही किया जो उसको करना था। वो संविधान सभा की किसी भी बैठक में शामिल नहीं हुई। 9 दिसंबर 1946 को बिना मुस्लिम लीग के सदस्यों के ही हमारी संविधान सभा ने अपना कामकाज शुरू किया। आगे जो कुछ फैक्ट्स हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। सामान्यतः इसको जानिए, कभी कभी ये पूछा जाता है। सबसे पहला फैक्ट है, प्रत्येक प्रांत और देशी रियासतों को जनसंख्या के अनुपात में 10 लाख पर 1 सीट आवंटित किए गए थे। यानी कि जितने भी ब्रिटिश प्रांत थे उनकी जनसंख्या के हिसाब में हर प्रांत को सीटें आवंटित की गई थी। जो देशी रियासतें थी उनको भी उनकी जनसंख्या के हिसाब से सीट दी गई थी। एवरेज क्या था कि हर 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट, और इसी हिसाब से संविधान सभा का चुनाव किया गया था। इस तरह प्रांतों को 296 सदस्य तथा देशी रियासतों को कम से कम 93 स्थान दिए गए थे। ठीक है, इसमें वो लिखा है चीफ कमिश्नर के प्रांतों को भी 4 स्थान दिए गए थे। ठीक है, इस प्रकार जो है संविधान सभा जो हमारी थी उसमें सीटों का आवंटन किया गया था। पाकिस्तान बनने के बाद संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या घटकर 299 रह गई थी, क्योंकि बहुत सारा एरिया हट गया। उस एरिया से जो चुने हुए लोग थे वो लोग जो है संविधान सभा से हटा दिए गए थे। तो कुल ले दे के ये कंडीशन रही। प्रत्येक प्रांत के स्थानों को 3 प्रमुख समुदायों के बीच जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया था, यानी सिख, मुस्लिम और साधारण। जैसा कि हमने बताया था 1909 से शुरू हुआ था सांप्रदायिक निर्वाचन, वो अभी तक चल रहा था। कैबिनेट मिशन ने भी सांप्रदायिक आधार पर ही सीटों का बंटवारा किया था और सिख, मुस्लिम और साधारण के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई गई थी। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चयन की पद्धति परामर्श से तय होनी थी, जो राजाओं द्वारा नाम निर्दिष्ट हुए। कैबिनेट मिशन के प्लान में यह था कि संविधान सभा में जो सदस्य चुने जाएंगे उसमें देशी रियासतों से सीटें तो फिक्स हो जाएंगी जनसंख्या के आधार पे, लेकिन वो सदस्य चुने कैसे जाएंगे ये जो है छोड़ दिया गया था बातचीत से। अंत में समझौता ये हुआ कि राजाओं ने जिनको नाम निर्दिष्ट किया, जिनको नॉमिनेट किया, वही लोग जो है देशी रियासत की तरफ से संविधान सभा में शामिल हुए। बाकी जितने सदस्य थे सब के सब जो है प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किए गए थे। वो सारे के सारे लोग जो है संविधान सभा में संविधान बनाने के काम में जुटे। ठीक है, अगली चीज देखिए, मौजूदा संविधान सभा संविधान के अंतिम रूप से तैयार होने तक संसद के रूप में काम करती रही। यानी कि दोनों ही काम वो कर रही थी। जो संविधान सभा जो थी हमारी चुनी गई थी, वही भारत की पहली अंतरिम संसद का भी काम करती थी। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत की स्थिति डोमिनियन स्टेट की थी। जो हमने अभी आपको बताया कि ये स्टेट स्वतंत्र तो होते हैं, लेकिन इनको ब्रिटिश राजकुल में माना जाता है और सम्राट के प्रति नाम मात्र की निष्ठा रखनी पड़ती है। तो ये कंडीशन थी 26 जनवरी 1950 तक। ठीक है, आगे चलते हैं। जब संविधान सभा ने संविधान के रूप में कार्य किया तब उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की, और जब यह एक विधायी निकाय के रूप में कार्य करती थी तो इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे। यानी कि वही लोग, वही सभा संविधान बनाने का भी काम कर रही थी और हमारी संसद का भी काम कर रही थी। जब वो संसद के रूप में काम करती थी तो उसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे, और जब जो संविधान सभा के रूप में काम करती थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसकी सदस्यता करते थे। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। उसके बाद इसे भंग कर दिया गया और अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया गया। तो अंतिम बैठक कब हुई संविधान सभा की? 24 जनवरी 1950 को। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको भी आप लोग याद रखिए। ठीक है, आगे चलते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा के सदस्यों ने 9 दिसंबर 1946 को अपनी पहली बैठक की। अंतरिम या अस्थायी अध्यक्ष, बैठक में केवल 211 सदस्यों ने भाग लिया। पहली बैठक में कितने सदस्य शामिल थे? 211 सदस्य।
इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की, जो संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। यानी कि अंतरिम अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। निर्वाचित अध्यक्ष पहले राजेंद्र प्रसाद थे, संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था, ये अस्थायी अध्यक्ष बने। 2 उपाध्यक्षों का भी चुनाव किया गया, ये थे एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी। ये जो है संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। अंतिम प्रारूप तैयार करना, संविधान सभा को अपना कार्य पूर्ण करने में लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, इतने समय में हमारा संविधान पूरी तरह से बनके तैयार हुआ। संविधान के निर्माण के विभिन्न कार्यों से निपटने के लिए संविधान सभा ने कुल 22 समितियों की नियुक्ति की। इसमें 8 प्रमुख समितियां थी। 8 जो है सबसे मेजर और बड़ी समितियां थी। वो समितियां और उनके अध्यक्ष का नाम भी पूछा जाता है, इसको भी हमको याद रखना चाहिए। पहली समिति थी संघ शक्ति समिति, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। संघ संविधान समिति, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। राज्य समिति, इसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजाति तथा बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति, सरदार पटेल थे इसके। प्रक्रिया की नियम समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिसने संविधान का ड्राफ्ट फाइनली तैयार किया। अब प्रारूप समिति को लेकर भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखिए। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अन्य सदस्य थे एन. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला। अगले थे टी.टी. कृष्णमाचारी। ये फैक्ट पूछा जाता है, इन्हें डी.पी. खेतान का स्थान लिया, जिनकी मृत्यु 1948 में हो गई थी। तो प्रारूप समिति के पहले सदस्य कौन थे? डी.पी. खेतान, जिनकी मृत्यु हो गई 1948 में, इसलिए उनकी जगह पे टी.टी. कृष्णमाचारी को रखा गया। अगले सदस्य एन. माधवराव। इन्होंने बी.एल. मित्रा का स्थान लिया, जिन्होंने अस्वस्थता के कारण इस्तीफा दे दिया था। ये संविधान समिति में शामिल थे। प्रारूप समिति के सदस्य से बी.एल. मित्रा, लेकिन इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होने का इन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो इनकी जगह पे किसको रखा गया था? एन. माधवराव। इससे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ध्यान में रखने की कोशिश करिएगा कौन कौन मेंबर थे। और सबसे ज्यादा ध्यान किसका रखना है? इन 2 लोगों का। टी.टी. कृष्णमाचारी डी.पी. खेतान की जगह पे आए, एन. माधवराव बी.एल. मित्रा के स्थान। ठीक है। छोटी छोटी भी बहुत सारी समितियां बनाई गई थी, इनको भी देख लीजिए। संविधान सभा के कार्यों पे समिति जी.वी. बावलंकर, कार्य संचालन समिति के.एम. मुंशी, सदन समिति पट्टाभी सीतारमैया, राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्वेश्चन हाल ही में पूछा गया है कई एग्जाम में, इसको ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय ध्वज पे समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति जवाहरलाल नेहरू। प्रत्यायक समिति अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रेस दीर्घा समिति उषा नाथ सेन। मुख्य आयुक्तों के प्रांत के लिए समिति बी. पट्टाभी सीतारमैया। भाषाई प्रांतों पर आयोग एस.के. धर। इसको याद रखिएगा, ये अभी हम लोग अगले चैप्टर में भी इसका जिक्र आएगा। वित्तीय प्रावधानों पर विशेषज्ञ समिति नलिनी रंजन सरकार। सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति एस. वरदचारी। नागरिकता पे तदर्थ समिति एस. वरदचारी। ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व कैसे हमारा संविधान एक्टिव हुआ, कैसे पास हुआ, इसका भी प्रोसेस सेम वैसा ही है जैसा हमारी विधायी प्रक्रिया है आज के समय में संसद में। जब हम लोग पार्लियामेंट पढ़ेंगे अपनी इस क्लास में तो इन चीज़ों को समझ लेंगे। अभी फिलहाल इसको देखिए कि किस तरह से पास किया गया था इसको। डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व वाले प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया। इसका पहला वाचन यानी कि इसको पेश किया गया संविधान सभा के सामने। संविधान का अंतिम प्रारूप या पहला वाचन 4 नवंबर 1948 को बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया। इस डेट को जरूर याद रखना है, 4 नवंबर 1948। ठीक है। दूसरा वाचन, ये जो सेकेंड वाचन होता है यही सबसे विस्तृत होता है। इसमें हर एक प्रावधान पर एक एक करके विचार किया जाता है और वोटिंग की जाती है। दूसरा वाचन या खंड दर खंड समीक्षा 15 नवंबर 1948 को शुरू हुई और 17 अक्टूबर 1949 को समाप्त हुई।
यानी कि जो सेकेंड रीडिंग है यही सबसे बड़ी थी। इसी में जब हम विधायी प्रक्रिया पढ़ेंगे तब भी हम देखेंगे कि सेकेंड रीडिंग में ही सबसे ज़्यादा समय लगता है। उसमें एक एक क्लॉज पर ध्यान से जो है विचार किया जाता है, हर एक चीज़ पे बहस की जाती है, सारे संशोधन रखे जाते हैं, सारा प्रोसेस इसी में होता है। थर्ड रीडिंग तीसरा वाचन नवंबर 1949 में मसौदे का तीसरा वाचन शुरू हुआ। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान को पारित करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया, जिस पर संविधान सभा ने सहमति जताई और हमारा संविधान बनके तैयार हो गया। संविधान सभा ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। संविधान के प्रारूप पे मतदान 26 नवंबर 1949 को किए जाने की घोषणा की गई। 299 में से उपस्थित 284 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को इस पर हस्ताक्षर की, अंतिम बैठक के दिन। कितने सदस्यों ने दिए? 284। 26 नवंबर 1949 को लागू हुए संविधान में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। नागरिकता, चुनाव, अनंतिम संसद, अस्थायी और संकरणकालीन प्रावधान से संबंधित संविधान के कुछ प्रावधान, अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 389, 380, 388, 391, 392, 393 में 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए। यानी संविधान का कुछ पार्ट 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया, शेष पार्ट 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और इसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अब हमारा संविधान तो बना, इस संविधान की कुछ आलोचना भी की जाती है। क्या है? गैर प्रातिनिधिक। ये इसलिए कहा जाता है कि आज के समय में अगर हम देखें, हमारी संसद और विधायिका का चुनाव होता है वयस्क मताधिकार पर। वयस्क मताधिकार का मतलब है कि पहले 21 साल से ऊपर के लोग थे, अब जो है 18 साल के ऊपर का प्रत्येक भारतीय नागरिक आज के समय में वोट देता है। लेकिन जो संविधान सभा का चुनाव हुआ था कैबिनेट मिशन के आधार पर 1946 में, इसमें वयस्क मताधिकार पर चुनाव नहीं हुआ था। वहां पर प्रॉपर्टी, इनकम, इन सब की कई शर्तें थी। भारत के केवल 10% लोगों को मतदान का अधिकार था। 10%, ये भी मोटा मोटा समझिए कि अमीर लोगों को। यानी कि भारत के 10% अमीर लोगों ने ही संविधान सभा का चुनाव किया था। इसीलिए कहा जाता है कि भारत के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व हमारी संविधान सभा नहीं करती थी। ठीक है, अगली है संप्रभु नहीं, सॉवरेनिटी के साथ ये चुनी नहीं गई थी। ये कहा जाता है कि हमारी संविधान सभा ब्रिटिश संसद के कानून के हिसाब से कैबिनेट मिशन प्लान के तहत चुनी गई थी। भारत के लोगों ने मिलकर इस संविधान सभा को चुनने का फैसला नहीं किया था। कार्य में अत्यधिक समय, अब चूंकि छोटा संविधान होता है, अमेरिका का संविधान 4 हफ्ते में ही बन गया, कहीं का संविधान 2 महीने में बन गया, लेकिन हमारे यहाँ संविधान बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। ये भी इसकी एक आलोचना होती है। कांग्रेस का प्रभुत्व, ये कहा जाता है कि संविधान सभा में जो 299 मेंबर थे जिन्होंने मिलकर संविधान बनाया, इसमें बहुमत से बहुत ज्यादा सदस्य किस पार्टी के थे? केवल कांग्रेस के ही। अगली आलोचना है वकीलों राजनेताओं का वर्चस्व, कि संविधान सभा के जितने मेंबर थे उसमें या तो नेता थे या बहुत सारे वकील थे। समाज के और जो काम करने वाले लोग थे, अलग अलग धंधों में लगने वाले अलग अलग प्रोफेशन के लोग, डॉक्टर, चार्टर अकाउंटेंट, ये इस तरह के लोगों का प्रतिनिधित्व बहुत कम था। वकील और राजनेता ही सबसे ज्यादा उसमें शामिल थे। अगली आलोचना होती है हिंदू बहुल, कि बनाया गया धर्मनिरपेक्ष संविधान, हमने दावा किया कि हम धर्मनिरपेक्षता के आधार पर काम करेंगे, लेकिन वर्चस्व और बहुमत संविधान सभा में हिंदुओं का ही था। ये भी आलोचना की जाती है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए क्या है। अब संविधान के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। मूल रूप में हमारा संविधान अंग्रेजी भाषा में ही लिखा गया था। बाद में लोगों द्वारा संविधान के हिंदी आधिकारिक अनुवाद की मांग के कारण संसद ने 1987 में 58वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम बनाया, जिसके द्वारा संविधान में भाग 22 के तहत अनुच्छेद 394 ए को शामिल किया गया।
इसने राष्ट्रपति को अपने अधिकार के तहत भारतीय भाषा में संविधान को प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया। संविधान के हिंदी अनुवाद और हर संशोधन का वही अर्थ होगा जो हिंदी भाषा में लिखे गए मूल पाठ का है। अंग्रेजी पाठ के साथ ही हिंदी पाठ को भी आधिकारिक पाठ माना जाएगा। ये कब किया गया? 87 में 58वें संशोधन के बाद। उससे पहले भी हिंदी में लिखा हुआ था, लेकिन उसको ऑथेंटिकेशन नहीं दिया गया था। 58वें संशोधन के बाद से जो भारत का संविधान है उसको भारतीय भाषाओं में प्रकाशित करने का अधिकार राष्ट्रपति को दे दिया गया और हिंदी पाठ को भी मान्यता दी गई। ठीक है। भारत का संविधान अंग्रेजी और हिंदी दोनों में हस्तलिखित और सुलेखित यानी कैलियोग्राफी कराई गई थी इसकी। भारत के संविधान की मूल प्रति को रामपुर के श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने कैलीग्राफ किया था। यानी जो प्रति संसद भवन में रखी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की इंग्लिश में, उसको किसने कैलीग्राफ किया था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। इसे नंदलाल बोस ने सजाया है। मूल संसद के पुस्तकालय में विशेष हीलियम फीड केस में यह रखा हुआ है। मूल संविधान के हिंदी संस्करण की कैलीग्राफी वसंत कृष्ण वैद्य ने की थी। इन दोनों नामों को आप लोग याद रखिएगा। इंग्लिश किसने किया? श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, और हिंदी किया वसंत कृष्ण वैद्य ने। आगे देखते हैं हमारे संविधान की उत्कृष्ट विशेषताएं। कौन से ऐसे सेलिएंट फीचर्स हैं हमारे संविधान के, इसको देखिए। सबसे पहला लिखित संविधान, ये हम लोग जानते ही हैं। सबसे लंबा ज्ञात संविधान, यह दुनिया का अब तक का सबसे लंबा और विस्तृत संवैधानिक दस्तावेज है। मूल संविधान में 95 अनुसूची, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी और अब भी इसमें 461 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। यानी एक लंबा चौड़ा विशाल दस्तावेज है ये। संसदीय संप्रभुता के साथ लिखित संविधान का सामंजस्य, ये एक नई विशेषता है, आगे क्लास में पढ़ेंगे। अभी आप समझ लीजिए कि संसदीय संप्रभुता जिन देशों में होती है वहां पे संसद को सर्वोच्च मानने की परंपरा होती है, लेकिन हमने संसदीय संप्रभुता के साथ साथ लिखित संविधान को भी किया, यानी हमारी संसद पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए हैं और इस व्यवस्था को हमने अपने यहाँ अपनाया है। ऐकिकता की तरफ झुकाव के साथ परिसंघीय व्यवस्था। परिसंघ में राज्य सरकारें होती हैं। सामान्यतः राज्य सरकारों के अधिकारों पे ज्यादा जोर दिया जाता है, लेकिन हमने अपने संविधान में जो संघ बनाया है इसमें संघ को ज्यादा मजबूत बनाया गया है। यानी कि हमारा यूनिटरी बायसनेस के साथ हमने फेडरल सिस्टम को अपनाया है। अधिक लचीला तथा कम कठोर। सामान्यतः जो संघीय संविधान होते हैं इनको काफ़ी रिजिड या कठोर बनाया जाता है, उसमें संशोधन की जो प्रोसेस होती है बहुत कठिन बनाई जाती है। लेकिन हमारे यहाँ न तो बहुत आसानी से संविधान संशोधन हो सकता है, न ही इतना कठिन है कि कोई संविधान संशोधन हो ही ना पाए। यानी हमने इसका भी आपस में समन्वय किया है। संविधान के तहत परंपराओं की भूमिका, हमने संविधान में हर एक चीज लिख तो दी है, लेकिन कन्वेंशंस को भी उतना ही इंपॉर्टेंस दिया गया। जब हम जो है संसदीय प्रणाली को पढ़ेंगे, अपने संविधान की वर्किंग को देखेंगे, तब हम इसको भी समझ पाएंगे। मौलिक अधिकार और संवैधानिक उपचार, हमने साथ ही साथ जो है अपने संविधान में फंडामेंटल राइट्स सबको दिए हैं और उस फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए रिमेडीज भी साथ ही साथ दी है। न्यायिक समीक्षा और संसदीय सर्वोच्चता के बीच समझौता। न्यायिक समीक्षा का अधिकार होता है उन जगहों पे जहां पे संविधान की सर्वोच्चता ज्यादा दी जाती है। संसदीय सर्वोच्चता होती है जैसे इंग्लैंड में, वहां संसद कुछ भी कर सकती है, उसके ऊपर न्यायिक सर्वोच्चता, न्यायिक पुनर्विलोकन लागू नहीं होता है। हमने दोनों इस सिस्टम का कॉम्बिनेशन बनाया है। सामाजिक समानता के संविधान द्वारा गारंटी, सामाजिक समानता के लिए हमने फंडामेंटल राइट्स में भी अरेंजमेंट किए, साथ ही साथ डीपीएसपी में भी किए हैं। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के बिना सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, हमने संविधान के लागू होते ही कंप्लीट एडल्ट सफ्रेज को लागू किया। किसी भी तरह का धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव हमने नहीं रखा। एक निर्वाचित राष्ट्रपति के साथ संसदीय सरकार, संसदीय सरकारों में इंग्लैंड में उससे पहले तक प्रथा थी या अभी भी है कि किंग है, वो नाम मात्र के हैं, लेकिन हमने अपने राष्ट्र प्रमुख का निर्वाचन कराया, निर्वाचित रखा, लेकिन उनको अधिकार जो है कम किए और संसदीय व्यवस्था का शासन अपने यहाँ अपनाया। अब संविधान हमारा बहुत बड़ा है, इसके कई कारण हैं। पहला कारण क्या है? भारत की विचित्र समस्याएं, यानी भारत की विविधता।
शुरू करो। भारत की विविधता, यानी कि इतनी तरह की विविधता है कि अलग अलग तरह के अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रावधान बनाने पड़े। दूसरा एक कहा जाता है कि संपूर्ण प्रशासनिक विवरण, यानी आने वाले समय में किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो, इसलिए अधिक से अधिक विवरण भी देने की कोशिश की गई है इसमें। तीसरी चीज जो इसके बड़े होने का कारण है वो है कि सभी प्रचलित संविधानों का अनुभव इसमें जोड़ा गया है। यानी उस समय दुनिया में जितने भी संविधान प्रचलन में थे, इन सब का क्रक्स निकाला गया, उनकी जो भी अच्छी चीजें थी उनको इसमें शामिल करने की कोशिश की गई। साथ ही साथ राज्यों का भी संविधान इसमें दिया हुआ है, यानी कि कई देश जैसे अमेरिका में केंद्र सरकार का संविधान लिखा हुआ है, राज्यों को अपना संविधान बनाने की छूट है। लेकिन हमारे संविधान में क्या है, हमारा संविधान जिस तरह से केंद्र सरकार के लिए लागू होता उसी तरह राज्यों का भी संविधान इसी में दिया हुआ है, यानी कि काफी विस्तृत ढंग से ये दिया गया है। इसके अलावा पूरी तरह प्रशासनिक भर्ती का प्रावधान दिया गया है, चुनाव के लिए सारी व्यवस्था दी गई है कि चुनाव कैसे होगा। इसके अलावा लेखा परीक्षा की व्यवस्था दी गई है, भाषाओं के बारे में सारा चीज दिया गया है, यानी कि अलग अलग समस्याएं, भारत की जो अलग अलग समस्याएं, इन सब को कंपाइल करना और एक संपूर्ण दस्तावेज तैयार करने की कोशिश के कारण हमारा संविधान लंबा हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद एक टॉपिक बचता है कि हमने दुनिया के अलग अलग जो संविधान हैं उनसे क्या क्या चीजें ली हैं, उनसे क्या क्या चीजें बारो की हैं, इसको भी देख लेते हैं। ये भी तथ्य पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट दस्तावेज है 1935 का अधिनियम। इससे हमने मुख्य संरचना, संघीय योजना, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवाएं व प्रशासनिक विवरण, यानी इतनी चीजें हूबहू वहीं से उठाकर हमने अपने संविधान में शामिल कर ली है। आयरलैंड के संविधान से हमने डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया है। राज्यसभा के सदस्यों में जो 12 सदस्य नामांकन होता है उनका प्रोसेस वहीं से लिया है, और राष्ट्रपति के चुनाव का जो विधि है, तरीका है, वो जो है हमने आयरलैंड से लिया है। अगला ब्रिटिश संविधान, सरकार का संसदीय स्वरूप, स्पीकर की भूमिका, विधि का शासन, कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ हमने वहां से लिया है। विधायी प्रक्रियाएं सारी की सारी हमने वहां से ली, यानी संसद में, विधानसभाओं में कामकाज कैसे होगा, यह सब कुछ वहीं से लिया है। एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली और संसदीय विशेषाधिकार पूरे के पूरे ब्रिटिश संसद से हमने लिए हैं। फ्रांसीसी सरकार से हमने लिया, संविधान से लिया है गणतंत्र, यानी कि चुना हुआ हेड ऑफ द स्टेट। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श हमने फ्रांस के संविधान से लिए हैं। अमेरिका का संविधान, सरकार की संघीय प्रणाली, वहां भी संघ है, हमने भी संघीय प्रणाली को अपनाया। प्रस्तावना संविधान के पहले जाए, ये विचार हमने वहां से लिया। मौलिक अधिकार वहां से लिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता वहां से ली। राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो प्रोसेस है वो हमने वहां से लिया। स्पीकर को हटाने का जो व्यवस्था है वो भी हमने वहीं से लिया। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का व्यवस्था और उपराष्ट्रपति का पद, ये सब हमने अमेरिकी संविधान से लिया। जापान के संविधान से हमने कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ का कॉन्सेप्ट हमने जापान के संविधान से लिया है। कनाडा के संविधान से मजबूत केंद्र वाला परिसंघ, हमने संघ का मॉडल जो अपनाया उसका फ्रेमवर्क तो लिया अमेरिका से, लेकिन उसमें मजबूत केंद्र वाला व्यवस्था बनाए, यानी कि स्ट्रांग सेंटर वाला जो परिसंघ है, इसका विचार हमने कनाडा से लिया। केंद्र में अवशिष्ट शक्तियां होना, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्राधिकार, इतनी चीजें हमने कनाडा के संविधान से ली। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा, शक्तियों का विभाजन, समवर्ती सूची, व्यापार की स्वतंत्रता, संसद के सदनों की संयुक्त बैठक, ये हमने कहां से लिया? ऑस्ट्रेलिया से। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट हो यही है, संयुक्त बैठक का प्रावधान हमने कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। जर्मनी के वीमर संविधान, जिससे हिटलर पैदा हुआ था, उस संविधान से हमने आपातकालीन प्रावधान लिए हैं। सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य लिया। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के आदर्श लिए।
दक्षिण अफ्रीका के संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका से ली और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव का जो तरीका है ये भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, तो आज जो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर था वो समाप्त हो गया है। अब अगली क्लास में हम अगला अपना चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।